जीवन है। हमारे सौरमंडल से लेकर के अब तक वैज्ञानिकों द्वारा खोजे गए 7000 ग्रहों में जीवन का एक भी निशान हमें नहीं मिला है। हमें यह भी नहीं पता है कि हमारी पृथ्वी पर जीवन आया कैसे। वैज्ञानिक मानते हैं कि 3 अरब साल पहले पृथ्वी के समुद्रों में से जीवन की शुरुआत हुई और धीरे धीरे फिर और जीव पनपते गए और आज पृथ्वी पर करोड़ों तरह की प्रजातियां हैं। इस तरह की डाइवर्सिटी हमें कहीं और देखने को नहीं मिलती है। इसके अलावा हमें यह भी नहीं पता है कि पृथ्वी पर जीवन कैसे बना, कैसे डीएनए और जीन्स बने और कैसे आज हम इंसान इस पृथ्वी पर हैं। ये सभी सवाल आज भी हमारे दिमाग को हिलाकर रख देते हैं। इन्हीं सभी सवालों को जानने के लिए कई देशों ने स्पेस मिशन लॉन्च किए। नासा ने हबल से लेकर के केपलर, टेस और जेम्स वेब टेलीस्कोप लॉन्च किए जो सीधा ग्रहों को देखकर उनकी प्रॉपर्टीज को जान सकें। इसके साथ साथ ऐसे भी मिशन लॉन्च हुए जो ग्रहों और उनके चंद्रमाओं पर जाकर के जीवन की तलाश करते हों। टाइटन पर गया होइजन प्रोब और बृहस्पति और उसके चांद पर गया जूनो प्रोब। सभी मिशन विशाल ग्रह के चंद्रमाओं पर जीवन की खोज के लिए गए, पर अब तक हमें जीवन के कोई खास सबूत नहीं मिले। हमने वहां पानी और एटमॉस्फेयर और बर्फ जैसी जीवन को जिंदा रखने वाली कई चीजें देखी, पर कोई खास ऐसी चीज अभी तक नहीं खोज पाए जो हमारी मदद कर सके। पर वैज्ञानिकों ने ग्रहों और चंद्रमाओं के अलावा सौरमंडल में मौजूद उल्कापिंडों यानी एस्ट्रॉइड्स को भी इस काम के लिए चुना और उस पर मिशन किए। इन मिशन में एस्ट्रॉइड पर ऐसे प्रोब भी शामिल हैं जो उनके सैंपल सीधा पृथ्वी पर ला सकते हैं। इन सैंपल को पृथ्वी पर और बारीकी से पढ़ा जा सकता है। ऐसा ही एक मिशन साल 2016 में लॉन्च किया गया जो पृथ्वी से 150 साल बाद टकराने वाली एक उल्कापिंड पर गया और वहां से उसके सैंपल लेकर साल 2023 में पृथ्वी पर आया। If you find yourself walking less and feeling bloated, these insoles are the thing you need. Have you heard about Acusoli? These are the... अब वैज्ञानिकों ने उन सैंपल में हैरान कर देने वाली चीजें खोजी हैं जिनसे पूरी साइंस फील्ड में एक नया बदलाव आ गया है। पहली बार किसी एस्ट्रॉइड में ऐसे मिनरल्स और मटेरियल मिले हैं जो पृथ्वी पर जीवन के पूरे इतिहास को बता सकते हैं। अब तक का सबसे कॉम्प्लेक्स और मिस्टीरियस सवाल कि जीवन कैसे बना और कहां से आया, ये भी इस उल्कापिंड से सॉल्व हो सकता है। तो आखिर ये उल्कापिंड यानी एस्ट्रॉइड कौन सी है और इस पर ऐसा क्या मिला है जो नासा से लेकर हर साइंटिस्ट के होश उड़ा रहा है। तो इन्हीं सभी बातों को जानने के लिए चलिए मेरे साथ एक और ब्रह्मांड की यात्रा पर, जहां हम पहली बार एक उल्कापिंड यानी एस्ट्रॉइड पर उतरेंगे और उसके पूरे स्ट्रक्चर से लेकर उसकी पॉसिबल थ्योरीज और हर बात को गहराई से समझेंगे। तो इस यात्रा में अंत तक जरूर रहिएगा, नहीं तो आप बहुत कुछ मिस कर देंगे। तो चलिए अपनी ये यात्रा शुरू करते हैं। हमारे सोलर सिस्टम में करोड़ों एस्ट्रॉइड और कॉमेट्स हैं जो कि सूर्य की परिक्रमा करते हैं, पर अब तक हम इनमें से 13 लाख एस्ट्रॉइड्स की ही पहचान कर पाए हैं। मंगल ग्रह और जुपिटर के बीच में बना एस्ट्रॉइड घेरा और नेपच्यून के बाद कुइपर बेल्ट में लाखों उल्कापिंड हैं जो किसी भी समय अपनी ऑर्बिट भटककर किसी भी ग्रह पर टकरा सकते हैं। ज्यादातर एस्ट्रॉइड जुपिटर पर टकराते हैं। विशाल ग्रह और मास के कारण इसकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा है कि कई एस्ट्रॉइड इसकी सतह पर टकराकर खत्म हो जाते हैं। पर कई बार ऐसे उल्कापिंड भी हैं जो इन विशाल ग्रहों से बचकर पृथ्वी की ओर आ जाते हैं। इन्हें नियर अर्थ एस्ट्रॉइड्स कहा जाता है। वैज्ञानिक लगातार इनकी मॉनिटरिंग करते हैं। ऐसा ही एक नियर अर्थ एस्ट्रॉइड है बेनू, जो कि आकार में आधा किलोमीटर है। नासा की माने तो आज से ये 157 साल बाद पृथ्वी पर टकरा सकता है। इसके पृथ्वी पर टकराने के चांसेस बाकी खोजी गई एस्ट्रॉइड से काफी ज्यादा हैं। इसी वजह से साल 2016 में इसे और करीब से जानने के लिए एक मिशन लॉन्च किया गया, जिसका काम इस उल्कापिंड के सैंपल को पृथ्वी पर लाना था। वैज्ञानिकों ने इसके सैंपल से इसकी बनावट, इसके स्ट्रक्चर और इसमें मौजूद एलिमेंट्स और मिनरल्स को एनालाइज किया और पाया कि इस उल्कापिंड में ऐसी चीजें मौजूद हैं जो कि पृथ्वी पर जीवन के रहस्य को बता सकती हैं। इससे ये पता चल सकता है कि आखिर शुरू में हमारे सौरमंडल और पृथ्वी पर जीवन के कितने चांस थे और क्या कहीं ऐसी ही उल्का के टकराने से हमारी पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई। 8 सितंबर 2016 को नासा ने अपना पहला एस्ट्रॉइड मिशन लॉन्च किया, जिसका काम किसी एस्ट्रॉइड पर जाकर के उसके सैंपल को कलेक्ट कर सीधा पृथ्वी पर आना था। लॉन्च होने के करीब 1 साल तक पृथ्वी की परिक्रमा करने के बाद
और ग्रेविटी असिस्ट यानी पृथ्वी की ग्रेविटी से अपनी स्पीड बढ़ाते हुए ओसाइरस रेक्स दिसंबर 2018 को बेनू के पास पहुंचा। उसके बाद उसने इस उल्का को एनालाइज करना शुरू कर दिया और ये जगह ढूंढने की कोशिश की जहां से इसका एकदम सही सैंपल कलेक्ट किया जा सके। सैंपल कलेक्शन में ऐसी जगह की जरूरत थी जो एकदम समतल हो और यहाँ नासा का प्रोब बिना किसी परेशानी के अपनी आर्म की मदद से सैंपल को कुछ ही सेकंड में कलेक्ट करके वापस फिर से पृथ्वी पर आ सके। इन सभी बातों को यहाँ पर देखना था। बेनू की सतह एकदम पथरीली है और यहाँ कई बड़े पत्थर भी पड़े हुए हैं। इसी वजह से पूरे एस्ट्रॉयड को मैपिंग करने में ओसाइरस रेक्स को 2 सालों का समय लगा। नासा की टीम ने बेनू के नॉर्थन हिस्से में एक क्रेटर खोजा जहां ओसाइरस रेक्स आराम से अपनी आर्म से सैंपल कलेक्ट कर सकता था। इस साइट को नाइट एंगल नाम दिया गया। फिर 20 अक्टूबर 2020 को प्रोब ने अपनी स्पीड कम की और एस्ट्रॉयड की सतह पर धीरे धीरे आकर के अपनी रोबोटिक आर्म से मात्र 6 सेकंड तक कांटेक्ट किया। इस मैन्यूवर को टच एंड गो का नाम दिया गया। इसमें आर्म ने तुरंत ही सरफेस पर पहुंचकर नाइट्रोजन गैस का धमाका किया, जिससे वेनू की सतह से धूल और पत्थर के कण उछले और फिर आर्म में लगे कनेक्शन हेड ने उन्हें पकड़ लिया। 6 सेकंड के इस कॉम्प्लेक्स मिशन में नासा की सांसें थमी हुई थीं। अगर एक भी गलती होती तो पूरा मिशन ही फेल हो सकता था। सेंसर ने जैसे ही कंफर्म किया कि सैंपल इकट्ठा हो चुका है तो यह यान सतह से तेजी से दूर हो गया। नासा ने फिर 2 दिन बाद यानी 22 अक्टूबर 2020 को इस प्रोब के सैंपल कलेक्शन हेड की इमेज देखी तो कंफर्म हो गया कि ओसाइरस रेक्स ने बेनू की कुछ धूल और पार्टिकल्स पूरी तरह कैप्चर कर लिए हैं। हालांकि उस समय नासा को कुछ छोटे कण इस हेड से लीक होते हुए भी दिखाई दिए, जिसके बाद इसे पूरी तरह से क्लोज कर दिया गया। इस पूरी प्रक्रिया में 60 ग्राम की रिक्वायरमेंट की जगह प्रोब ने 250 ग्राम तक सैंपल कलेक्ट कर लिया था। ये नासा की उम्मीद से बहुत ज्यादा था, इसलिए वैज्ञानिक इससे काफी खुश थे। खैर, सैंपल कलेक्ट होने के बाद अब बारी थी इसे पृथ्वी पर भेजने की। करीब 6 महीने बाद 7 अप्रैल 2021 को इसने बेनू का लास्ट फ्लाईओवर किया और फिर धीरे से इस उल्कापिंड से दूर हो गया। 33 दिन बाद 10 मई 2021 को फिर ओसाइरस ने अपने मेन इंजन को फुल थ्रोटल पर करीब 7 मिनट तक फायर किया। ये लॉन्च होने के बाद दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट मैनूवर था। 7 मिनट के फुल थ्रोटल के बाद करीब 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ये पृथ्वी की ओर बढ़ गया। इसे पृथ्वी पर आने में 2.5 साल लगने वाले थे। सूर्य की 2 बार परिक्रमा लगाने के बाद ओसाइरस रेक्स 24 सितंबर 2023 को पृथ्वी की लो अर्थ ऑर्बिट में आता है और फिर अपने कैप्सूल को, जिसमें बेनू का सैंपल था, उसे पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देता है। करीब 44,500 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से कैप्सूल सीधा पृथ्वी के एटमॉस्फेयर को चीरते हुए सतह की ओर आने लगता है। बाल सफेद होने की अब नो टेंशन। आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में जो है कंप्लीटली गेम। इतनी तेज स्पीड के कारण कैप्सूल में जबरदस्त फ्रिक्शन पैदा होता है, जिससे उसका तापमान हजारों डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, पर हीट शील्ड के कारण इसे कुछ नहीं होता। री एंट्री करने के बाद अब बारी थी इस कैप्सूल की स्पीड कम करने की, तो इसके लिए इसमें लगे पैराशूट खुलते हैं और डिसेंट स्पीड कम होती जाती है। उसके बाद ये यूटा राज्य में बने अपने ट्रेनिंग सेंटर में सफलतापूर्वक लैंड होता है और नासा की टीम फिर कैप्सूल को कलेक्ट करके उसे अपनी लैब में ले जाती है। अब बारी थी सैंपल को पढ़ने की, ये जानने की कि वेनू की सतह किससे बनी है और क्या इसमें सच में हमारे सौरमंडल का इतिहास छुपा है और जीवन पृथ्वी पर कैसे आया, क्या इसे भी जाना जा सकता है। हमारी पृथ्वी पर जीवन के लिए प्रोटीन बहुत जरूरी है। इसके बिना किसी भी जीव की ना तो ग्रोथ हो सकती है, ना तो वह कोई मूवमेंट कर सकता है और ना ही किसी बीमारी से लड़ सकता है और ना ही कुछ सोच सकता है। जीवन के लिए प्रोटीन बहुत है। इनमें से अधिकतर सॉल्ट्स हैं जो पानी के किसी समय भाप बनने यानी